आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मसल रिलैक्सेंट। हम जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करते हैं तो इस ड्रग का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मसल रिलैक्सेंट का। या हॉस्पिटल के अंदर कहीं पे किसी भी मरीज को मैकेनिकल वेंटिलेशन देने की रिक्वायरमेंट होती है, तब भी इस ड्रग का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं। तो इसके लिए आज हमने एक छोटा सा टॉपिक बनाया है और बहुत ही सिंपल वे में आपको डिस्क्राइब किया है। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको सुनना और समझना है। आपका जो मसल रिलैक्सेंट का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मसल रिलैक्सेंट। रिलैक्सेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को रिलैक्स कर देना। मसल रिलैक्सेंट्स वो दवाइयां होती हैं जो सर्जरी के दौरान मानव शरीर की मांसपेशियों को स्थिर करने का काम करती हैं। यानी कि ऐसी दवाइयां, ऐसी औषधि जो मानव शरीर की मसल्स को सर्जरी के दौरान स्थिर कर दें, यानी कि उनकी कोई मूवमेंट ना रहे। ए मसल रिलैक्सेंट आर मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस मसल टेंशन, स्टिफनेस एंड स्पाज्म। इसके बाद इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए मसल रिलैक्सेंट इज ए ड्रग दैट अफेक्ट्स स्केलेटल मसल्स फंक्शन एंड डिक्रीज द मसल टोन। यानी कि सर्जरी के दौरान मसल्स की कोई मूवमेंट ना रहे और सर्जन अपनी सर्जरी आसानी से परफॉर्म कर सके। अब इन मसल रिलैक्सेंट्स की जरूरत क्यों होती है, इनका क्या क्या पर्पज होता है मसल रिलैक्सेंट का। तो टू रिलैक्स द मसल्स ड्यूरिंग सर्जरी। हम जो मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं वो मसल्स रिलैक्स करने के लिए सर्जरी के दौरान। सेकेंड पॉइंट है टू फैसिलिटेट एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मोस्टली इस ड्रग को यूज करते हैं किसी भी पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए, ताकि सर्जन आसानी से सर्जरी परफॉर्म कर सके। थर्ड, टू ट्रीट लेरिंगोस्पाज, यानी कि सडन इन्वॉल्वेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द लेरिंग्स। यानी कि अचानक से लेरिंग्स की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाने से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको लेरिंगोस्पाज्म बोलते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। टू असिस्ट इन मैकेनिकल वेंटिलेशन। ऑपरेशन थिएटर के दौरान सर्जरी के बाद जब पेशेंट्स को लंबे समय तक के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखना होता है, तब हम मसल रिलैक्सेंट का प्रयोग करते हैं। हमारे पास दो प्रकार की मसल रिलैक्सेंट होती हैं। एक तो होती है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, दूसरी होती है नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मसल्स क्लासिफिकेशंस की, कि जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या है। जो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट और दूसरा होता है नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। ये डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट क्यों होते हैं, इनके अंदर क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट की। जो डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होता है उसके अंदर जो ड्रग्स आती है उसका नाम है सुकोल, जिसको सक्सेनाइल कोलिन भी बोला जाता है। ये जो सक्सेनाइल कोलिन है, इट इज एक्टिंग एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट विद वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो ये कोलिन है ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। इसका काम 5 से 10 मिनट का होता है और ये बॉडी में से खुद ही एलिमिनेट हो जाती है। इसको इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें पेशेंट को किसी भी प्रकार के रिवर्सल को देने की जरूरत नहीं होती। यानी कि जिस मसल रिलैक्सेंट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए किसी भी रिवर्सल ड्रग की आवश्यकता ना हो, उन्हें डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट बोला जाता है, जिनके अंदर स्कोलिन आती है। जो स्कोलिन मसल रिलैक्सेंट है वो अपना काम 60 से 90 सेकंड्स के अंदर कर देती है। यानी कि जब किसी भी मरीज को इंट्यूबेट करने के लिए स्कोलिन ड्रग दी जाती है तो इसका इफेक्ट 60 से 90 सेकंड्स के अंदर आ जाता है और उस मरीज को फेसिकुलेशंस आते हैं। फेसिकुलेशन आने से हमें पता लगता है कि पेशेंट को ड्रग का इफेक्ट आ गया है। और जो इस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ और एक्शन ऑफ टाइम है वो 5 से 10 मिनट का है। यानी कि ये ड्रग जो है 5 से 10 मिनट काम करती है और उसके बाद
बॉडी से स्वयं एलिमिनेट हो जाती है। इसको इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए किसी भी प्रकार के रिवर्सल की जरूरत नहीं होती, और आप कोई भी एनेस्थेटिक अगर इसको यूज करता है तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए इसको प्रेफर करता है। और कुछ बातें हैं जिनको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। ये जो स्कोलिन ड्रग है, ये 10 ml की वाइल में आती है 50 mg पर ml के हिसाब से, और इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रखा जाता है। इसको 4 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में फ्रीज में रखा जाता है, लेकिन फ्रीजर के अंदर नहीं रखा जाता, वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। और इसका जो वन सेट ऑफ एक्शन ऑफ टाइम वो 30 से 60 या 60 से 90 सेकंड्स के बीच में होता है। इस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। हमारा जो स्कोलिन मसल रिलैक्सेंट है, ये 10 ml की वाइल में अवेलेबल होता है, जो 50 mg पर ml के हिसाब से आता है। और इस ड्रग को रूम टेम्परेचर पे नहीं रखा जाता ओपन करने के बाद, क्योंकि अगर इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि ये यूज करने के लिए इफेक्टिव नहीं रहता है। इसका जो काम करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, इसलिए इसको फ्रीज के अंदर रखा जाता है 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। इसकी जो बॉडी वेट डोज होती है वो 1 से 2 mg पर kg बॉडी वेट की इसकी डोज होती है, जो किसी पेशेंट को दी जाती है। मान लीजिए हम जो स्टैंडर्ड डोज निकालते हैं 50 kg वेट के हिसाब से, किसी का वेट 50 किलो है और हमें जो डोज काउंट करनी है वो 1 से 2 mg पर kg बॉडी वेट है। 50 इंटू 2 100 mg, यानी कि हमें जो डोज देनी चाहिए उसको 100 mg। अगर पेशेंट 70 kg का है, उसको 2 से काउंट करते हैं तो भी उसकी डोज 140 mg बनती है। लेकिन हम जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड डोज देते हैं वो 100 mg ही देते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है आपके एनेस्थेटिक्स के ऊपर कि वो पेशेंट को कितनी डोज देना चाहते हैं। यदि किसी पेशेंट का बॉडी वेट डोज कम होता है, यानी कि वो 40 किलो का है, तो कभी कभी हम उस मरीज को 1.5 ml 50 और 25 यानी 75 mg टोटल हम डोज उसको देते हैं। जो भी डोज है वो डिपेंड करती है आपके एनेस्थेटिक के ऊपर, लेकिन डोज काउंट हम 50 के स्टैंडर्ड एज के हिसाब से ही करते हैं। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, ग्लूकोमा, हाइपरकैलिमिया, आई इंजरी, न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट्स एंड रीनल फेलियर। देखिए, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों है? क्योंकि जो ये दवाई है स्कोलिन, इसके कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट है। हाइपरकैलिमिया इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ स्कोलिन विच अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव मसल्स फेसिकुलेशन, यानी कि जब इस दवाई को देने की वजह से फेसिकुलेशन क्रिएट होता है ना, तो उससे बॉडी के अंदर जो है पोटासियम का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं रीनल फेलियर विद हाइपरकैलिमिया, ऐसे पेशेंट को इसे नहीं दिया जाता। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो इसका इफेक्ट आता है वो ब्रेडिकार्डिया है, और सीएनएस पे इसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज करता है इंट्राक्रेनियल टेंशन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन में। आई पे इसका जो साइड इफेक्ट है वो आईओटी है, यानी कि इंट्राओकुलर टेंशन क्रिएट करता है, इसलिए जिस पेशेंट्स को ग्लूकोमा होता है या आई इंजरी हो जाती है उनको यूज नहीं करते। जीआईटी जो है वो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। जब पेशेंट को फेसिकुलेशन आते हैं तो उसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है और एब्डोमिनल मसल्स में प्रेशर जनरेट हो जाता है, इसलिए भी ये इसका सिस्टमिक साइड इफेक्ट है। और सेकंड है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस अकर विद द सक्सेनाइल कोलिन, यानी किसी मरीज को जो है स्कोलिन के वजह से कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी हो तो ऐसे भी पेशेंट्स को इसे यूज नहीं करते। अब एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम इसका कि स्कोलिन क्या है। स्कोलिन एक मसल रिलैक्सेंट है जिसका मुख्य रूप से उपयोग सर्जरी से पहले मरीज को इंट्यूबेट करने के लिए किया जाता है। यह एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग है जो मांसपेशियों को शिथिल कर देता है, जिससे सर्जरी में आसानी होती है। यह एक शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होती है। स्कोलिन का उपयोग जनरल एनेस्थीसिया के दौरान किया जाता है ताकि मरीज की मसल्स को रिलैक्स किया जा सके और सर्जरी को सुगमता से परफॉर्म किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य मरीज को इंट्यूबेशन के लिए तैयार करना होता है, जिसके द्वारा
ट्रैकिया में ट्यूब डालने में आसानी होती है और सर्जन अपनी सर्जरी परफॉर्म कर सकता है और हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं। किसी भी टेक्नीशियंस को इन चीज़ों के बारे में, स्कोलिन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसको जीवन भर इन मसल रिलैक्सेंट ड्रग को यूज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट की, जिसके अंदर हमारी 3 तरह की ड्रग्स ही अब आजकल यूज होती हैं। पुरानी ड्रग्स जो है बंद हो गई हैं, इसलिए तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जो मोस्टली ज़्यादातर ऑपरेशन थिएटर में या आईसीयूज के अंदर किसी भी पेशेंट को लंबे समय तक मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स को या किसी भी ओटी टेक्नीशियन को बस इतना पता होना चाहिए कि ये नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट क्या होती है और क्या काम करती है। डीपोलराइजिंग में पढ़ने के बाद में बारी आ गई नॉन डीपोलराइजिंग की, तो एट्राक्यूरेनियम है। ये एट्राक्यूरेनियम बेसिलेट है। इसका जो वन सेट ऑफ एक्शन ऑफ टाइम है वो 2 से 3 मिनट है। जब हम ये किसी भी पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए ड्रग देते हैं, हमने एट्राक्यूरेनियम उसको दिया, तो हमें 2 से 3 मिनट तक के लिए घड़ी पे टाइम को देखना होता है, और हमें जब 1 मिनट हो जाता है तो बोलना होता है एनेस्थेटिक को कि सर 1 मिनट हो गया है, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, क्योंकि इसका जो दवा का काम करने का जो समय है वो 2 से 3 मिनट का है, यानी कि इफेक्ट आएगा 2 से 3 मिनट में। और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ टाइम है, एक बार आपने ये दवाई जो दे दी, वो जो काम करती है वो 10 से 15 मिनट के लिए या 10 से 20 मिनट के लिए काम करती है। हर किसी की बॉडी पे इसका अलग अलग इफेक्ट आता है। जो एट्राक्यूरेनियम ड्रग है वो बहुत ही कम साइड इफेक्ट डालती है, इसलिए इसको मोस्टली ज़्यादातर हेपेटिक फेलियर पेशेंट्स में, रीनल फेलियर पेशेंट्स में, ओल्ड एज में और न्यूबॉर्न बेबीज के लिए यूज किया जाता है। और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, यानी कि कोई भी जो मसल रिलैक्सेंट होती है उसका साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन होता ही होता है, यानी कि इनको देने से बीपी डिक्रीज होता ही है। ब्रोंकियोस्पाज्म, इट शुड बी केयरफुली इन पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा एंड हाइपोवोलेमिया। इन पेशेंट में इनको सावधानी से यूज करना चाहिए। और एट्राक्यूरेनियम को हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज के अंदर रखते हैं। अब जो इसका एक एम्पुल होता है, एट्राक्यूरेनियम का जो एम्पुल आता है वो 2.5 ml का होता है, और 1 ml के अंदर 10 mg पर ml मेडिसिन होती है, यानी कि तो टोटल होता है 25 mg। इसकी जो डोज होती है किसी भी पेशेंट के लिए, इसकी जो डोज है वो 0.5 mg पर kg बॉडी वेट है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात इजीली समझी जा सकती है। किसी भी पेशेंट का बॉडी वेट 50 केजी है और उसकी जो डोज है, हम स्टैंडर्ड जो डोज निकालते हैं वो 50 केजी वेट से ही काउंट करके निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डोज है 50 इंटू 0.5, 5 इंटू 5, 5 पच्चे 25, यानी कि हम उसको एक बार में 25 दे सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई पेशेंट 70 केजी का है तो 7 पंजे 35। तो ऐसे पेशेंट को हम कभी कभी जो डोज होती है वो 30 mg भी स्टार्टिंग डोज देते हैं। ये तो हो गई डोज कैलकुलेशन कि 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमने डोज कैलकुलेट की। कि अब बच्चों के लिए क्या करना होता है, बच्चों के लिए हम ऐसा करते हैं, कैसे कर इसके लिए ऐसा किया जाता है बच्चों के लिए कि 1 ml ड्रग ली जाती है और उसको 10 ml में डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, अगर 1 ml के अंदर 10 mg है, तो अगर आप इस 1 ml को 10 में डाइल्यूट करते हो तो ये 1 mg पर ml हो जाएगा, क्योंकि एक में 1 ml, एक में 1 ml, एक में 1 ml, एक में इस तरह काउंट करोगे तो ये 10 mg टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब ये डोज है 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट। अगर बच्चा 15 किलो का है
इंटू 0.5, तो काउंट करिए, 15 छिक्के 90, सिंपली काउंट करते हैं, 10 से ही काउंट करते हैं, 10 पंजे 50, और अगर 15 किलो में काउंट करते हैं 90 आता है, 9 mg और 5 mg, यानी कि 15 किलो वाले बॉडी वेट के बच्चे को आप स्टार्टिंग में 5 mg दे सकते हो, और ज्यादा वेट है बॉडी का तो 9 mg तक भी दे सकते हो। यानी कि जो ड्रग आपने जिसमें डाइल्यूट की है, उस ड्रग को, बॉडी वेट की डोज को उसके वेट से काउंट कर दीजिए, तो आपकी जो है डोज निकल जाती है। दूसरा, यह एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, जिसका उपयोग सर्जरी, मैकेनिकल वेंटिलेशन और अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं के दौरान मांसपेशियों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज इन ऑपरेशन थिएटर फॉर मसल रिलैक्सेंट, फॉर इंट्यूबेशन, लंबे समय के दौरान मरीज को स्थिर रखने के लिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए, जब मरीज को लंबे समय तक स्थिर रखना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रभाव 2 से 3 मिनट में शुरू होता है और फिर 15 से 20 मिनट के लिए, या 15 से 25 मिनट के लिए, या 10 से 30 मिनट तक के लिए भी रह सकता है। इससे रक्तचाप में गिरावट हो सकती है, हाइपोटेंशन बोला जाता है, हिस्टामिन रिलीज होने से खुजली हो सकती है, स्किन पर लाल चकत्ते के निशान बन सकते हैं, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ये हमारी फर्स्ट जो नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट थी, एट्राक्यूरेनियम। इन ड्रग्स को जब हम ओटी में यूज करते हैं और किसी भी पेशेंट की सर्जरी अगर परफॉर्म हो जाती है, तो इनके इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए हम वहां पे मायोपी ड्रग्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारा साल्ट होता है न्यूस्टेगमिन, ये कॉम्बिनेशन में होता है विद ग्लाइकोपाइरोलेट। ये न्यूस्टेगमिन प्लस एट्रोपिन के कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता था, लेकिन अब आजकल ये कॉम्बिनेशन में बन के आता है। पहले इसमें एट्रोपिन या ग्लाइको ऐड करते थे, अब ये विद कॉम्बिनेशन आता है। इन नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम जिस ड्रग को यूज करते हैं उसका नाम होता है रिवर्सल ड्रग, और ये है मायोपायरोलेट। तो सेकेंड ड्रग के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है वैक्यूरेनियम। वैक्यूरेनियम भी इसी तरह की ड्रग है, उसका भी अपनी डोज है और टाइम ऑफ एक्शन है, और कुछ सिस्टमिक साइड इफेक्ट हैं। तो अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं वैक्यूरेनियम के बारे में। अब नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है वैक्यूरेनियम। वैक्यूरेनियम सेकेंड मसल रिलैक्सेंट ड्रग है, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज की जाती है। मोस्टली पहले इसको बहुत यूज करते थे, अब इसको कम यूज किया जाता है, पर लेकिन जैसे लॉन्ग सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, स्पाइन सर्जरी वगैरह, ब्रेन सर्जरीज वगैरह, तो वहाँ पे अभी भी इसको यूज किया जाता है, या लंबी सर्जरी में इसका इन्फ्यूजन बना करके लगा देते हैं और वो पेशेंट को चलती रहती है। किसी भी मसल रिलैक्सेंट्स के डिस्क्रिप्शन को लिखते समय आपको दो चीजें तो हमेशा लिखना है कि इट इज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, इट इज यूज फॉर द ट्रेकियल इंट्यूबेशन, ये सब चीजें तो आपको लिखनी होती हैं। तो आइए वैक्यूरेनियम के बारे में बात कर लेते हैं। वैक्यूरेनियम की जो डोज होती है वो 0.08 से 0.1 mg पर केजी बॉडी वेट होती है। इसका जो वन सेट ऑफ एक्शन ऑफ टाइम है वो 2 से 3 मिनट होता है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 15 से 20 मिनट का होता है, यानी कि 15 से 20 मिनट तक ये ड्रग काम करती है। उसके बाद इट इज द मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक पेशेंट। इसका जो सिस्टमिक इफेक्ट है ना, वो ये कार्डियोवास्कुलर स्टेबल ड्रग होती है, इसलिए इसको ज्यादातर हार्ट के मरीज के लिए यूज किया जाता है, या हार्ट सर्जरियों में ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज द मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक पेशेंट। सेकंड क्या है, ये जो वैक्यूरेनियम ड्रग है, इसकी जो वाइल आती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, और उस वाइल के अंदर जो पाउडर होता है वो 10 mg होता है टोटल, और उस वाइल के अंदर हमें 10 ml NS मिलानी होती है, तो जिससे उस वाइल के अंदर 1 mg पर ml के हिसाब से ड्रग बनती है। यानी कि
एक वायल होती है पाउडर की, जिसके अंदर 10 mg पाउडर है। ठीक है जी। इस 10 mg पाउडर के अंदर हमें NS मिलानी होती है 10 ml। तो हमारी जो ये ड्रग है वो बन जाती है 1 mg पर ml, यानी कि 1 ml में 1 mg और 10 ml में 10 mg। अब अगर आप डोज काउंट करोगे तो आप 50 के वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से डोज को काउंट कर लीजिए, आपकी डोज निकल के आ जाएगी। उसी तरह से बात करते हैं रोकरेनियम के बारे में। जो रोकरेनियम ड्रग है उसकी जो डोज होती है वो 0.6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेकर 1.2 mg पर केजी बॉडी वेट होती है। इसका वन सेट ऑफ एक्शन ऑफ जो टाइम है वो 90 सेकेंड्स है। ठीक है, यानी कि सेम ड्रग में थोड़ा सा ही चेंजेस है, लेकिन रोकरेनियम बहुत एडवांस और बहुत अच्छी ड्रग है। मुझे इसे यूज कराने में बहुत मजा आता है। इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है पेशेंट पे, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 30 से 60 मिनट से 30 से 60 मिनट तक ये अपना काम करती है। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो हर मसल रिलैक्सेंट के अंदर आएगी ही, क्योंकि पेशेंट के खुद के एफर्ट्स नहीं होते सांस लेने के लिए। आई इरिटेशन कर सकता है, इचिंग हो सकती है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, आप किसी में भी लिख सकते हो, इनका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक ड्रग और है जिसका नाम है नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन क्या है? नियोस्टिगमिन इस प्रकार की ड्रग है जो मोस्टली आपके इस मसल रिलैक्सेंट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। नियोस्टिगमिन के अंदर, नियोस्टिगमिन जो ड्रग होती है वो मेडिसिन आपकी मसल रिलैक्सेंट के इफेक्ट को खत्म करती है। और यहाँ पे मैं आपको नियोस्टिगमिन की डोज लिख देता हूँ। नियोस्टिगमिन की जो डोज होती है वो 0.04 mg से लेकर 0.08 mg तक होती है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इसकी जो डोज है 0.04 से लेके 0.8 mg पर केजी बॉडी वेट। आपके पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को ड्रग्स देने के लिए ये ड्रग प्रिपेयर आती है कॉम्बिनेशन विद द ग्लाइकोपायोलेट। पहले इसको नियोस्टिगमिन के साथ मिक्स करके देते थे, आजकल ऐसा नहीं है। अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे मैसेज करें ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। गलती करना ह्यूमन एरर है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास जो थोड़ा सा ज्ञान है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपके पास अगर मुझसे अच्छी नॉलेज है तो आप मुझे शेयर जरूर करें ताकि मैं अपनी नॉलेज को बढ़ा सकूं। ह्यूमन की आदत होती है हर किसी के काम में कमी निकालना, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इन वीडियोस में कमी निकालें और मुझे बताएं। मेरा वे ऑफ टॉकिंग या आपको समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें समझाऊं ताकि स्टूडेंट्स इजीली लिख सकें। और जब आप ऑपरेशन थिएटर में काम करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बस एक बार कि मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे आगे बढ़ने में अपनी मदद जरूर दें। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद।